फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है? कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? यहाँ 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, रूस, प्रशिया या स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे हम। फिर तीसरा है, गिरमिट से तात्पर्य था। गिरमिट से क्या तात्पर्य था? एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, एग्रीमेंट। गिरमिट मीन्स एग्रीमेंट। चौथा वस्तुनिष्ठ है, श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी बच्चों कोलंबो है, सही उत्तर इसका है कोलंबो। पांचवा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल लोकतंत्र से संबंधित है। व्यक्ति की गरिमा, लोकतंत्र से संबंधित है। और कानून के समक्ष समानता, यह भी लोकतंत्र से संबंधित है। बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर स। फिर छठवा है, भारत में इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु राज्य में 90% लोग राशन की दुकान का इस्तेमाल करते हैं। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सबसे पहला है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है, बॉक्साइट है, इसे हम अयस्क बोलते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। फिर नेक्स्ट है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, खालिस्तान का राष्ट्रगान है, यह ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। फिर नेक्स्ट थर्ड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां खालिस्तान हैं। कौन सी गतिविधियां हैं? आर्थिक गतिविधियां हैं। कौन सी गतिविधियां हैं? आर्थिक गतिविधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है। भारत में किस पर आधारित सामाजिक विभाजन है? जाति पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है जाति। पांचवा लेते हैं, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना खालिस्तान भारतीय राज्य से की गई है। कौन से भारतीय राज्य से की गई है बेल्जियम की तुलना? हरियाणा से की गई है। बेल्जियम की तुलना किससे की गई है? हरियाणा से। फिर छठवा है, लोकतंत्र का मतलब है खालिस्तान का शासन। तो क्या है? बहुतों का शासन, सभी का शासन है। यह लोकतंत्र से मतलब है बहुतों का शासन। फिर देखिए सही जोड़ी हमें बनाना है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, इसके सामने मुंबई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। हमें इसमें कपड़ा को लिख देना है इसके सामने। फिर देखिए बेंगलुरु, बेंगलुरु में प्रश्न पत्र में बेंगलुरु के सामने राज्य सूची लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या आएगा? सॉफ्टवेयर पार्क आएगा उसके सामने। फिर गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? लंदन, इसके सामने लिखेंगे लंदन। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी से संबंधित है। वाणिज्य राज्य सूची से संबंधित है। और प्राकृतिक पत्तन मुंबई है, मुंबई वास्तव में एक प्राकृतिक पत्तन है। फिर प्रश्न 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इनमें कितनी दूरी तय की थी? सबसे पहली रेल 34 किलोमीटर चली और मुंबई से ठाणे की ओर चली थी। फिर दूसरा देखिए, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे को घोषित किया था। हमें पूरा उत्तर लिखना है। फिर आगे देखिए, एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए। लेगून के मुहाने पर कोच्चि का पोताश्रय है। फिर आगे देखिए, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बच्चों, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? 5वें नंबर पर है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना या नोटबंदी जो कि हाल ही में हुई थी, तो उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को
अलग कर दिया गया था, तो वो विमुद्रीकरण है, बंद कर दिया गया था। आगे देखिए, न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? इस जुलूस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जो न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहा था। फिर सत्य असत्य में आते हैं। पहला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है, सत्य है यहाँ। फिर दूसरा देखते हैं, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। यह कथन असत्य है। फिर देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। यह कथन भी असत्य है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। यह कथन भी असत्य है। और अगला है, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। यह कथन असत्य है। मनरेगा और काम का अधिकार, रोजी पक्की वाला जो काम का अधिकार है, यह दोनों एक ही हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। यह कथन सत्य है। चलिए छठवां प्रश्न ले लेते हैं। छठवां प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, संसाधन क्या है? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन को हम क्या कहेंगे? संसाधन। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो, तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले क्या बोलेंगे? संसाधन। फिर देखिए, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण देना है अथवा वाले प्रश्न में। तो अथवा का उत्तर देखिए, बांध, सौर संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये सब क्या हैं? मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। आगे देखिए, औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? क्यों वो शोषण कर लेते थे? इसका कारण है कि उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। किस कारण से? उनकी प्रौद्योगिकी कैसी थी? बेहतर थी। बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण वो क्या कर पाए? शोषण कर पाए। अथवा देखिए, नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण मतलब जिसे फिर से नया किया जा सकता है, और अनवीकरण मतलब जिसे फिर से नया नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नवीकरण संसाधन किसे बोलते हैं? वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और ये कभी खत्म नहीं होते। कभी खत्म नहीं होते। ऐसे संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। ये सब क्या हैं? ये सभी नवीकरण संसाधन हैं। इन्हें फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन हैं? वे संसाधन जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातुएं तथा जीवाश्म ईंधन। ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। 8 है बच्चों, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतःनिर्भरता की वृद्धि से है। यह है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, कि कहीं यदि कोई चीज़ का उत्पादन अधिक हो रहा है तो वो आयात निर्यात से जुड़ सकें और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकें, है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अथवा रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज़्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। मार्ग द्वारा व्यापार के सिवाय किसी एक प्रदेश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे देशों को पता चला तथा उनका आदान प्रदान हुआ। यदि कहीं कोई संसाधन अधिक है तो आदान प्रदान होना आवश्यक है। फिर देखिए बच्चों, आगे है
9वें नंबर का प्रश्न है, औद्योगिकरण की शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों? व्यापारी मशीनों से क्यों दूर रहना पसंद करते थे? देखिए, क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और उनकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्च लगता था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। आविष्कारकों या निर्माताओं के दावे के विपरीत नई मशीनें बहुत कुशल भी नहीं थी। उस समय पर नई मशीनें इतनी कुशल भी नहीं थी। इसका अथवा वाला प्रश्न देखिए, महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? क्यों किया? तो देखिए, स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन में हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। हथकरघा वालों को इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और तोड़फोड़ किया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न हमारा 10वां। एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। एक कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग का हमें नाम लिखना है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन है? कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। कृषि आधारित उद्योग है कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। फिर अथवा में देखते हैं, उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? यहां तो देखिए, अगला प्रश्न पर आ गए हैं। उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। इससे ऊपर वाले प्रश्न को फिर से देखते हैं। एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखना था। कृषि आधारित उद्योग तो हमने लिख दिया था, कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। लेकिन खनिज आधारित उद्योग है लोहा और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग आदि। और अथवा वाला प्रश्न जो था, उर्वरक के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम हैं नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश आदि। चलिए आगे देखिए बच्चों, 11वें नंबर का प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? क्षेत्र में विभाजन उपयोगी है। सचमुच आर्थिक गतिविधियों का इस तरह से विभाजन उपयोगी है। फिर आगे देखते हैं, इस विभाजन से अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसरों को समझने में मदद मिलती है। अर्थशास्त्रियों को क्या मिल रही है? मदद मिल रही है। इससे मिली सूचना के आधार पर सरकार को समाज कल्याण के कार्यक्रम बनाने में भी मदद मिलती है, इसलिए यह उपयोगिता है। आगे है हमारा अथवा का प्रश्न। फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, अपने सभी साथियों को भी लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, आगे देखिए, अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं है। तृतीयक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा, इससे हम सहमत नहीं हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है। 12वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, दोनों में क्या अंतर है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में देखिए, पहला है, विदेशी व्यापार का तात्पर्य दुनिया के
दो देशों के बीच माल, सेवाओं और पूंजी के व्यापार से है। विदेशी व्यापार का क्या तात्पर्य है कि दुनिया के कोई भी दो देश हैं जो माल का आदान प्रदान कर रहे हैं, सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, पूंजी का आदान प्रदान कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जबकि विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोत से किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। कोई दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश की कंपनी पर निवेश कर रहा है। आगे विदेशी व्यापार में फिर से आते हैं। विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण हो रहा है विदेशी व्यापार से, और जबकि विदेशी निवेश पूंजी, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के रूप में अतिरिक्त निवेश हो रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम लिखिए। ये पूरा विश्व जो एक होता जा रहा है, इसके दो दुष्परिणाम हमें बताने हैं। वैश्वीकरण के दोष, हानियां एवं दुष्परिणाम क्या हैं? आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है? विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। देसी उद्योग है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व, बेरोजगारी में वृद्धि, राष्ट्र प्रेम की भावना को भी आघात पहुंच रहा है। ये हैं दुष्परिणाम। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, हाँ और भी इसमें उत्तर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव है, आर्थिक परतंत्रता भी आ रही है। फिर 13वें नंबर का प्रश्न है, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। रेल परिवहन का तो बहुत महत्व है, तो लिखते हैं रेल परिवहन का महत्व निम्नांकित है। पहला है, भारी सामान ढुलाई की सुविधा हमें किससे मिल रही है? रेल परिवहन से मिल रही है। रेल यातायात द्वारा भारी सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, जबकि सड़कों द्वारा यह संभव नहीं होता है। बहुत सारा माल रेल यातायात से ढोया जाता है। फिर दूसरा देखिए, इसी में मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है रेल परिवहन। रेलों द्वारा शीघ्रता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इससे देश में वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता कायम रहती है, क्योंकि आसानी से यदि पहुंच रहा है तो वस्तुओं की स्थिरता बनी रहेगी रेट में। तीसरा और अच्छा कारण है कि निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाने रेलों का अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक योगदान रहा है। व्यापार, हाँ देखिए अब अथवा वाला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है। जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तब इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वस्तुओं का लेन देन तो व्यापार है, लेकिन यदि देश के बाहर हम किसी चीज को आयात निर्यात कर रहे हैं कहलाता है बच्चों। चौथा है, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? तो देखिए, मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफल हो जाती है, और अगर कृषि सिंचाई करके भी की जाती है तो इसमें बहुत लागत आती है। उपरोक्त कारणों से भारत में किसानों का भविष्य अंधकारमय है। यही कारण है कि भारतीय किसान नहीं चाहते कि उनका बेटा किसान बने। सचमुच खेती में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और सही दाम भी उसका नहीं मिल पाने के कारण ये खेती में भारतीय किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा है। फिर देखिए, यहाँ पर अथवा का प्रश्न है बच्चों कि रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखना है, तो यहाँ देखते हैं। पहला रबी की ओर पढ़ते हैं। शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, ये रबी की फसल, जैसे गेहूं, जौ, चना आदि। खरीफ की फसल क्या है? मानसून के आगमन के साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई जाती है, और ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, धान आदि, चावल आदि खरीफ की फसल है।
आगे देखते हैं, 15वें नंबर का प्रश्न है, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। क्या है पवन हंस, तो इसके कार्य हमें लिखना है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर, ये कंपनी अगम्य व दुर्लभ भूस्थलों पर सेवाएं देने के अलावा ये कई राज्य सरकारों को विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करता है। आगे का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखना है। पहला है हल्दिया, यह इलाहाबाद गंगा जल मार्ग है, और दूसरा है सदिया, यह धुबरी ब्रह्मपुत्र जल मार्ग है। 16वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता दर काफ़ी कम थी। ऐसे में मुद्रित सामग्री को व्यापार पहुंच बनाने के लिए अनपढ़ लोगों को मुद्रित सामग्री में लोकगीत तथा लोक कथाओं को गाकर सुनाया जाता था, ताकि निरक्षरों में भी मुद्रित सामग्री के प्रति रुचि पैदा की जा सके। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। गीत संगीत भजन आदि को यदि किताबों में मुद्रित कराया गया तो उसमें उनकी रुचि बढ़ी। आगे देखते हैं, मुद्रित संस्कृति ने फ्रांस की संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। कैसे मुद्रित संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। मुद्रण संस्कृति ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों को बढ़ावा दिया। उनके लेखनों ने पूर्णतः परंपरा, अंधविश्वास तथा निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने चर्च के पवित्र अधिकारों तथा राज्य की निराशाजनक शक्तियों पर हमला किया और इस प्रकार पारंपरिक आधार पर दिए गए आदेशों की वैधता को समाप्त कर दिया गया। वॉल्टेयर और रूसो को व्यापार रूप से पढ़ा और समझा भी गया। ये किस बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों? मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस तरह से रची और आगे क्या फायदे मिले। जानकारों, आलोचकों तथा तर्कपूर्ण रूप से देखने वाले लोगों द्वारा सभी मूल्यों, मानदंडों और संस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसलिए सामाजिक क्रांति के लिए नए विचारों का जन्म भी हुआ। 1780 के दशक तक साहित्य ने राजशाही तथा उसकी नैतिकता को मजाक बनाया और जमकर आलोचना की। फलस्वरूप आम जनता में राजतंत्र के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण भावनाओं का भी विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार थे। क्या विचार थे छपाई के संबंध में? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसमें गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है। अथवा में देखिए, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर भी असर पड़ा। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे और गरीबी, जाति भेदभाव व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत से सुधारक लिख रहे थे। यह देखिए किताब की ताकत। आगे देखिए बच्चों, 18वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो देखिए, पारिस्थितिकी या पारितंत्र जिसे हम बोलते हैं, यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन एवं रासायनिक कारकों के साथ
परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। यह सभी ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। एक छोटा तालाब या कुआं से लेकर पूरी पृथ्वी पारितंत्र हो सकती है। तो देखिए, पारितंत्र मतलब आपस में जीवों का एक दूसरे पर निर्भर रहना। वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता भी पूछी गई है। यहां देखिए बच्चों, तो मानव दूसरे जीवधारी तथा पेड़ पौधों पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वायु, जल, अनाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता तथा पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो देखिए क्या है, वन देश के एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इनमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अतः वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए। कौन से हैं वे उपाय? पहला तो वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोत्तम संरक्षण है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित 33% वन भूमि के लिए ठोस प्रयास किया जाना है। वन विहीन पहाड़ों, पठारों एवं अन्य खाली क्षेत्रों में वृक्षों का रोपण किया जाना चाहिए। दूसरा है वनों की कटाई पर रोक। वनों की कटाई पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। प्राकृतिक वनों को काटे जाने पर उनके स्थान पर शीघ्र पनपने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि वनों की कमी न हो। आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर खेती करने की प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। वनों को आग से बचाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वनों में आग लगने की समस्या सामान्य हो गई है, अतः वनों की अग्निशमन के लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार किया जाना चाहिए। आगे देखिए, परिवहन के मार्गों का विकास। वनों को सुरक्षित रखने के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़कों का तथा संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रखने में शासन को आसानी होगी। फिर 5वां है वानिकी विकास। वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए परंपरागत वानिकी के अतिरिक्त कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी, रक्षा पंक्ति वानिकी के साथ साथ सामाजिक वानिकी विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। 19वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, भारत का एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। वास्तव में इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। देखिए, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय तीनों स्तरों पर सरकारें हैं। तीनों स्तरों पर सरकारें हैं। भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि कौन सी सरकार किस कार्य को करेगी, यह संविधान में स्पष्ट वर्णित है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यह भी हमारे संविधान में है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार है। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना, ये सब क्या हैं? ये हैं भारत की एक संघीय व्यवस्था वाला देश। इस तथ्य को साबित करने वाले बिंदु हमारे पास ये हैं। वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत हैं। चलिए अथवा का प्रश्न लेते हैं। अथवा का प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था।
जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। क्या था वह कदम? संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इस संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान लिए गए हैं। जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत हमारे यहाँ शामिल हैं। तो क्या प्रावधान है? ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करें। दूसरा है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं पंचायती राज में। फिर देखिए तीसरा, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। और चौथा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां के आबादी के अनुपात में होता है। चलिए 20वां प्रश्न ले लेते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है? उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। यदि ऋणदाता को ऋण वापसी नहीं हो पाई तो वह जो चीज़ जमा होती है गारंटी, उस चीज़ को बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। देखिए आगे, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। मुद्रा का प्रयोग हो रहा है तो वस्तुओं का लेन देन आसानी से हो पा रहा है। कैसे? वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव है। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया है। अब यदि एक वस्त्रों का विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है। वो तो अपने वस्त्र बेच देगा और चावल खरीद लेगा। वह वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। पहले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उसे चावल खरीदना है तो चावल खरीद लेगा। इसलिए मुद्रा हमारे लिए बहुत लाभदायक है। 21वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? चौरी चौरा की घटना का असहयोग आंदोलन में क्या महत्व है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का महत्व। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 में, और यह असहयोग आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। आम जनता भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थी। तभी फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ दरोगा को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि अहिंसक आंदोलन हिंसक हो जाए। क्योंकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन में हिंसक रूप धारण कर लिया है। इसके बाद अंग्रेज सरकार दमनात्मक कार्रवाई अपना सकती है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से उनकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई और देश के अनेक नेताओं ने महात्मा गांधी की आलोचना की। आगे कुल मिलाकर असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण हिंसक होने जा रहा था, इसलिए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर आगे देखेंगे कि गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए, कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई।
देखिए, गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने में रुचि नहीं रखते थे। कई लोगों के पास किराए की जमीन थी। मंडी और घटती नगद आय के कारण वे किराए का भुगतान नहीं कर सके। कांग्रेस गरीब किसान को पूर्ण समर्थन नहीं दे सकी क्योंकि उन्हें लगा कि अमीर किसान और जमींदार परेशान होंगे। कांग्रेस ज़्यादातर जगहों पर नो रेंट अभियान का समर्थन करने को तैयार नहीं थी। इसलिए गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। 22वां प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है। अगर दल ना होते तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र व निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी और उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे यदि दल नहीं होंगे तो। लेकिन देश में चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। देश कैसे चलेगा फिर, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। अपने आप दलीय स्थिति बन जाती है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, या पुराना विकसित हो या विकासशील। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में आने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों में से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल के बिना देश का विकास संभव नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। क्या भूमिकाएं थी राजनीतिक दलों की? तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो, उनकी सरकार बने। ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं कि ये समस्या है और हम इसका निवारण करेंगे। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं कि सरकार कहाँ गलती कर रही है। राजनीतिक दल जनता को अपने भाषणों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं और उससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है और जनता अपने पसंद का उम्मीदवार चुनने में सक्षम होती है। सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम को रखते हैं और जिनसे जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। अब भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको अंकित करना है बच्चों। ओडिशा, झारखंड लोहा अयस्क पेटी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, अमरकंटक तापीय विद्युत संयंत्र और कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र, ये महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको भारत के मानचित्र पर अंकित करना है। अथवा नरोरा, तूतीकोरिन, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कटनी की बॉक्साइट की खदानें, ये सब आपको मानचित्र में अंकित करना है। तो आज का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।